हाय एवरीवन, जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद यानी इतिहास का पहला चैप्टर जो है उसी से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब है मेजिनी ने। किसने किया था? तो मेजिनी ने। दूसरा प्रश्न है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी तुर्की। हमने इस तरह से सेट किया है कि ताकि आपको क्या हो, चीज़ों रिवीजन करें और आप कितना सही करते हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाए। तीसरा प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी नाविक, है ना। जिस तरह से प्रश्न आता है आपको गेस करना है कौन सा ऑप्शन सही है ताकि रिवीजन करने में आपको मजा आएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल के किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री? सही जवाब है क्या इसका? प्रधानमंत्री के पद पर जो है काउंट काबुल को नियुक्त किया गया है। नहीं, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, बी है हिटलर, सी है आपका बिस्मार्क, डी है आपका विलियम प्रथम। तो इसका सही जवाब है बिस्मार्क, है ना। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो हैसबर्ग या फिर आलिया या फिर ब्रूबो वंश या फिर राजशाही? तो इसका सही जवाब है ब्रूबो वंश के द्वारा यानी ब्रूबो के द्वारा। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितना सही किया। 7 है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन है आपका लुई 18वां है, नेपोलियन बोनापार्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। आशा करते हैं कि आप रिवीजन कर रहे होंगे। प्रश्न संख्या 8 है कि मौर्यन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली और डी में है जर्मनी। तो इसका सही जवाब है वास्तव में ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस, है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो है स्थापित हुआ? निरंकुश शासन, राजवंश यानी संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, डी में संवैधानिक राजवंश? तो इसका सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए यानी निरंकुश राजवंश। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा? 10। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688, 1707, 1788, 1807? तो इसका सही जवाब है 1688 में जो है एक्ट ऑफ यूनियन की घोषणा की गई थी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? यानी सेडोवा का जब युद्ध हुआ तो किसकी हार हुई थी? चलिए देखते हैं प्रश्न से। तो इसका क्या सही जवाब है? तो सी यानी ऑस्ट्रेलिया की, है कि नहीं? हाँ, चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12, है ना। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूरा हो गया था? तो इसका सही जवाब है सीडॉन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था, है ना। नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की थी? तो आपका जो है ऑप्शन में है ट्रांसपेरेंट संघ की, है ना, सिसेल पाइन संघ की, राइन संघ की, या इनमें से किसी की नहीं। तो इसका सही जवाब है राइन संघ, है ना। नेपोलियन ने जर्मनी में जो है राइन संघ की स्थापना करी थी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। जाल्बेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? यानी जाल्बेरिन की स्थापना जो है प्रसा ने किया था, है ना। राइन संघ की स्थापना जो है प्रसा के द्वारा किया गया था। ये आपको माइंड में रखना है चीज़ों को, है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। ये तो आपको पता ही होगा, कमेंट करके जरूर बताना। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो थी वो थी मैग्यार, है कि नहीं। हंगरी कौन सा भाषा का था? तो मैग्यार था। प्रश्न संख्या 16 हम लोग देखते हैं, है कि नहीं। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो देखिए लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या फिर बिस्मार्क? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है एक्चुअली में किया था। प्रश्न संख्या 17 में है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो वास्तव में इसका सही जवाब है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये बड़ा ही फेमस प्रश्न है। पर्सा को, ऑस्ट्रेलिया को, तुर्की को या फिर ब्रिटेन को? हाँ जी, आपने सही गेस किया, तुर्की को। यूरोप का मरीज जो है वो किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जो है वो सी यानी 1848 ईस्वी में जो है वो मेटरनिक का पतन हो गया था, यानी उसका विनाश यानी खत्म हो गया वो। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 20 नंबर। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी बुर्बो वंश के द्वारा, है कि नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा? 21 नंबर। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध
में से निम्नलिखित में से कौन था, मतलब इटली एवं जर्मनी के विरोध में? प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया जो था वो विरोध में था। चलिए देखते हैं 22 नंबर कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, चेका, लाल कुर्ती या कार्बोनेरी? इसका सही जवाब है कार्बोनेरी से। मेजनी का संबंध जो है तो वो किससे था? कार्बोनेरी से था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा नंबर 23 नंबर। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, है ना, बुद्धिजीवियों की या फिर सामंतों की? इसका सही जवाब है कि व्यापारियों की। जालबेरिन किसकी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। चलिए देखते हैं 24 नंबर प्रश्न कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी तुर्की। है कि नहीं? आप रिवीजन भी कर रहे होंगे, आप गेस भी कर रहे होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितना पता था। 25 नंबर गेस करो आप। काउंट काबुल को विक्टर एमेनुएल की किस पद पर नियुक्त किया गया था? गृह मंत्री, सेनापति, फ्रांस का राजदूत या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रधानमंत्री। आपको पहले ही बताया गया है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, किसान था, सैनिक था या फिर एक दार्शनिक था? इसका सही जवाब है नाविक था। है नाविक मतलब जो भारे के नाव चलाता हो, है ना। तो ये चीज़ें। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 27। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया या फिर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, यानी यूरोप। है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28 नंबर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये तो आपको बता ही देना है, अभी कुछ देर पहले इसका रिवीजन हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है वो बिस्मार्क ने किया था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 29। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? है ना। तुर्की, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर यूनान? तो इसका सही जवाब है यूनान, ऑप्शन नंबर डी। यूरोप वासियों के लिए जो है साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा यूनान वालों के लिए। प्रश्न संख्या 30 में कहा जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये आपको तो पता ही होगा, 1871, 70, 66 या फिर 1864। तो इसका सही जवाब है 1871 में। नहीं तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 31 नंबर। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? प्रसा, डेनमार्क या सीडान के युद्ध के बाद, सेडोवा के युद्ध के बाद या क्रीमिया युद्ध के बाद? तो सीडान युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 32। यंग यूरोप की स्थापना किसने करी थी? काउंट काबूर ने, है ना, या फिर बिस्मार्क ने, मेजनी ने, गैरीवाल्डी ने? तो मेजनी ने जो है वो यंग यूरोप की स्थापना करी थी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 33। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? गैरीवाल्डी ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या फिर काउंट काबूर ने? तो सही जवाब है यंग इटली की स्थापना भी मेजनी ने ही करी थी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1867 ईस्वी में, 1868 में, 1870 में या फिर 1871 में? तो इसका सही जवाब है वास्तव में 1870 में जो वो सीडान का युद्ध पूरा हुआ था। है कि नहीं? आप रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 35 कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जो है वो ए, यानी सिडॉन में हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? सिडॉन में हुआ था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 36। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1815 में, 1820, 1825 या फिर 1830? तो इसका सही जवाब है 1815 में हुआ था, है ना। नो बकवास, यहाँ सीधी बात होती है, सिर्फ हम लोग प्रश्न उत्तर से संबंधित बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि वियना किस देश की राजधानी है? फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस? आप कमेंट जरूर करना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया। वियना किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 38। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1854, 1855, 1856, 1860? तो इसका सही जवाब है 1854 में। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1854 में। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 39 नंबर। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पूर्ण जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्व क्रांति या फिर फ्रांस की क्रांति? इसका सही जवाब है फ्रांस की क्रांति। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 40। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही जवाब है 1840 में जो है वो नेपोलियन संहिता लागू किया गया।
चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41। वियना सम्मेलन यानी वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 18वां, चार्ल्स एल्बर्ट या फिर मेटरनिख? तो इसके जो थे वो कौन थे अध्यक्ष? वो मेटरनिख थे, है ना। हाँ, आपने सही गेस किया है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना? तो इसका सही जवाब है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है ना। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 43 नंबर। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष की हुई? तो 1862 में जो वो काउंट काबूर की मृत्यु हो गई। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 44। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन या ऑप्शन नंबर डी है रूस? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध में कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा वो 45। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो इसका सही जवाब है 1871 ईस्वी में, है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि भी कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में ही हुई थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46 कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? यानी लाल कुर्ती का गठन तो गैरिबाल्डी, है ना, ने जो है लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 47 कि जाल्बेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1830 में, 1832 में, 1834 या फिर 1836 में? इसका सही जवाब है 1834 में जो है वो जाल्बेरिन संघ की स्थापना करी गई थी। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 48। गॉस्टिन की संधि जो है किस वर्ष हुई? तो गॉस्टिन की संधि जो है एक्चुअली में वो 1865 में हुई। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49। यूरोपीय सभ्यता का जो है पालना किसे कहा जाता है? यानी पालन यूरोपीय सभ्यता का? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी यूनान को कहा जाता है कि नहीं? आशा करते हैं कि आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। प्रश्न संख्या 50 है कि एड्रियानोपोल की संधि किस वर्ष हुई? 1829 में, 1830 में, 1831 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1832 में? कमेंट जरूर करें। 1829 में जो है वो एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 51 है कि सिडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया पर्सा के बीच, पर्सा डेनमार्क के बीच, इटली रोम के बीच या फिर फ्रांस और पर्सा के बीच? तो फ्रांस एवं पर्सा के बीच जो है वो क्या हुआ था? सिडोन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 52 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो घोषित कर दिया गया, यानी आज़ाद देश? तो 1830 में, 1832 में, 1834 में या फिर 1836 में? तो सही जवाब है 1832 में जो इसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। 53 नंबर प्रश्न है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण जो है वो संपूर्ण हुआ, यानी पूरा हुआ, यानी खत्म हुआ कह सकते हैं? फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जो है वो जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी फिर आप बताइए? 1871 में। रिवीजन करते हैं। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बहुत ही फेमस प्रश्न है ये। तुर्की, बुडापेस्ट, प्रसा या फिर सिडोन? तो इसका सही जवाब है बुडापेस्ट, है ना। हंगरी की राजधानी जो है वो कौन है? बुडापेस्ट है। काफ़ी ये लोकप्रिय प्रश्न है, बार बार आता है। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? पर्सा का, ऑप्शन नंबर बी है तुर्की का, ऑप्शन नंबर सी है आपका फ्रांस का या फिर ऑप्शन नंबर डी है सिडोन का? इसका सही जवाब है फ्रांस का, है ना। तो गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 56। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया या सिडोन के बीच, ऑस्ट्रेलिया पर्सा के बीच, सिडोन एवं पर्सा के बीच या फिर तुर्की और मिस्र के बीच? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच। प्रश्न संख्या 57 है कि ओटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो ओटो को जो है वो जर्मनी का राजा घोषित किया गया था। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार से रिवीजन करते रहें और आपको चीज़ें समझ में आए। जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप। थैंक यू सो मच।